हाँ, नमस्कार मित्रों। आज अपन पिछली क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था एपी एंड जीपी यानी समानांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। उसकी सामान्य जानकारी अपन ने पिछली क्लास में देखी थी। कुछ सूत्र देखे थे अपन ने और एक बार मैं उनको रिवाइज कर देता हूँ। देखो क्या क्या देखा था अपन ने। एपी एंड जीपी, ये जीपी हो गई, ठीक है, यानी गुणोत्तर श्रेणी और समानांतर श्रेणी। देखो इसमें अपन ने एनवा पद निकालने का, एक एनवा पद nth टर्म निकालने के लिए अपन ने एक फॉर्मूला देखा था। टी एन इज इक्वल टू क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसमें nth टर्म निकालने का फॉर्मूला अपन ने देखा था टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन। इसमें n पदों का योग, n पदों का योग, और ये था अपना एस एन इज इक्वल टू एन वाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसमें n टर्म्स का सम था, वो था a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। एक फॉर्मूला तो ये था, कब, जब r इज़ ग्रेटर देन वन, और अगर r एक से छोटा है तो उस समय वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर कर देंगे। अपन ने पिछली क्लास में देखा था। फिर एस एन के लिए अपन ने एक फॉर्मूला और भी देखा था कि जब आपको फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और पदों की संख्या, यानी पहला पद, अंतिम पद और पदों की संख्या अगर दे रखी हो तो उसके लिए फॉर्मूला था एन वाई टू ए प्लस एल। ये बातें अपनी हो गई थी। यानी यहाँ ए पी क्या होता है वो अपन ने देख लिया था, जी पी क्या वो, और ए पी का एनवा पद निकालना है, 20वां 50वां 100वां पद निकालना है, तो वो अपन ने निकाल के देख लिया था। और उसके एन पदों का योगफल अपन ने निकाल लिया था। और इसी प्रकार से जी पी में भी हमने एनवा पद भी देख लिया था और एन पदों का योगफल भी देख लिया था। अब देखो अपन तुलनात्मक अध्ययन पढ़ रहे हैं। देखिए एक इसमें कई बार क्या होगा, ये और याद रखना आपको, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है क्या, कि जीपी के अंदर और पद होंगे अनंत पद होंगे। यानी कोई एक ऐसी जीपी मिलेगी जिसमें आपको अनंत पद दिए हुए मिलेंगे, तो उस समय उसके एन पदों का योगफल ज्ञात करना सूत्र जो है ना वो है ए अपॉन वन माइनस आर। लेकिन साथ में कंडीशन भी दी होगी कि आर का मान एक से छोटा होगा, आर का मान एक से छोटा है, तो उस समय अनंत पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हुआ अपना ये। देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ये दिया हो 8 फिर 4 फिर 2 फिर 1/2 फिर 1 फिर 1/2, और इस प्रकार से कोई अनंत पदों की एक श्रेणी दे दी और कह रहा है कि इसका योग ज्ञात करो। ये श्रेणी दे दी अपने को और कह रहा है कि इसका योग ज्ञात करो, ठीक है, अनंत पद है इसमें। तो उस स्थिति में देखो यहाँ ए का मान 8 है, लेकिन सार्वं अनुपात यानी आर निकालेंगे तो 4/8 यानी कि 1/2 आएगा, जो कि 1 से छोटा है। तो आप ऐसे प्रश्नों के लिए अपनी फॉर्मूला काम में लेंगे, ठीक है। अभी मैं इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, अब क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। अब देखो कई बार क्या होगा कि अपने पास ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि हमें एपी और जीपी के पदों को मानना पड़ेगा। कि जैसे आपसे कहेगी भी एपी के 3 पदों का योग 15 है और पहला पद जो है वो तीसरे पद से 7 अधिक है। इस प्रकार से कुछ कंडीशन मिलेंगे, तो उस समय अपने पास दोनों ही पद गायब होंगे, तीनों ही पद गायब होंगे या 4 पद जो भी हैं वो सारे गायब होंगे, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन दी मिलेंगी, ठीक है। तो उन पर अगर वैसे पर्सन मिले तो हम कैसे करेंगे। तो देखो अगर पदों को हमें मानना पड़े तो जीपी के अंदर, अगर एपी के अंदर अगर हम 3 पद माने, 3 पद अगर अपने को मानने पड़े, ठीक है ना, मानने, तो कैसे मानेंगे, तो वो होगा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इस तरीके से माने। हालांकि हम ये भी मान सकते हैं कि ए फिर ए प्लस डी फिर ए प्लस 2d, ये भी मान सकते हैं, ठीक है ना। 3 पद ये भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से 4 मानने हो तो a + 3d हो जाएगा, 5 मानने हो तो a + 4d हो जाएगा।
ए पहला पद है और डी सार्वंतर है। तो मैंने कल बताया था आपको कि समानांतर श्रेणी का पहला पद अगर दिया हो तो आगे वाले अगर पद निकालने हो तो सार्वंतर को जोड़ते जाओ, आगे वाले मिलते जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन अपने को ये मानने नहीं इस तरीके से, ठीक है ना। अब इनसे बचेंगे। हमें अगर 3 पद मानने हैं तो इस प्रकार से मानेंगे, ठीक है। अगर हमें 4 पद मानने हैं, कहीं 4 पद भी मानने पड़ेंगे, तो हम ये मानेंगे a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो अंतर होगा ना सार्वंतर वो 2d का है, या तो d का अंतर है भाई, a माइनस डी फिर a हो गया फिर a प्लस डी हो गया, ठीक है। तो या तो d का अंतर है, लेकिन यहाँ पर 2d का अंतर है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको 5 पद मानने हो ना, 5 पद, तो वो कैसे मानेंगे, a माइनस 2d, इसी में बढ़ा दो, एक इस साइड बढ़ा दो, एक इस साइड बढ़ा दो, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है। और अगर इसमें मानने हो, जैसे इसमें 3 पद मानने आपको, जिप्पी में अगर आपको 3 पद मानने हो तो वो क्या मानेंगे आप, a अपॉन आर, a और ए आर, ठीक है। अगर 4 पद मानने हो तो a बटे आर की घात 3, a बटे आर, a आर और ए आर क्यूब, ठीक है। और अगर 5 पद मानने हो, अगर 5 पद मानने हो तो वो क्या मानेंगे, a बटे आर स्क्वायर, a बटे आर, a बटे ए आर और ए आर क्यूब, सॉरी ए आर स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से अगर 5 पद मानने हो तो अपन इस तरीके से मानेंगे जीपी के अंदर, ठीक है ना। इसके जब हम क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा कि क्यों महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर जब भी अपने को एपी और जीपी के पद मानने हो तो 3 पद जीपी के जैसे 3 पद मानने तो ऐसे मानो, 4 मानने तो इस प्रकार से मानो, 5 मानने तो इस प्रकार से मानो। इसी प्रकार से एपी के 3 पद मानने तो ऐसे मानो, 4 मानने तो ये मानो और 5 मानने तो ये मानो, ताकि हम कैलकुलेशन करें तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। अब देखो ये सारी बातें हो गई अपनी, क्या क्या इसमें है वो सारी जो अपनी थ्योरी है वो सारी इसमें मैंने लिख दी है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन है बड़ा, देखो क्वेश्चन अपना ये है, 20 को ऐसे 4 भागों में बांटो जो एपी में हो, मतलब समानांतर श्रेणी में हो। साथ में कंडीशन दे दी कि प्रथम और चतुर्थ का गुणनफल तथा तीसरे व तीसरे पदों का गुणनफल, पदों के गुणनफल का अनुपात 2:3 है। तो बड़ा पद कौन सा होगा, यानी आपको बड़ा पद ज्ञात करना है, ठीक है। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 20 कोई संख्या है और उसको 4 भागों में बांटना आपको, और चारों भाग किसमें हो, एपी में हो। और फिर कंडीशन ये दी थी कि पहला पद और चौथे पद का गुणनफल और दूसरे और तीसरे पद के गुणनफलों का अनुपात 2:3 है। तो इसमें बड़ा पद पूछा आपसे, छोटा पद ही पूछ सकता है, नहीं सबसे छोटी संख्या कौन सी पूछ सकता है, सबसे बड़ी संख्या वो पूछ सकता है। और हो सकता है कि आपसे ये भी पूछ ली कि चारों संख्याओं का योग चारों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात हो, ठीक है। योग तो दे रखा अपने को, 4 भाग 20 है, योग ही तो है भाई, 20 को ही 4 भागों में बांटना है। तो देखो अपन क्या करेंगे कि भाई मानना वो 4 संख्या कौन कौन सी है, वो 4 संख्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखी थी। देखो 3 मानने तो इस प्रकार से माने, 4 मानने तो इस प्रकार से माने।
प्रैक्टिस करेंगे तब याद हो जाएंगे, और इसी प्रकार से माने ताकि अपने कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आए। अगर हमें सीधा अगर ऐसे मान ले कि भाई 4 पद, एक तो ए हो गया, दूसरा a प्लस डी हो गया, तीसरा a प्लस 2d हो गया और a प्लस 4d हो गया, तो फिर ये क्वेश्चन करने में बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो देखो शॉर्ट में तभी होगा जब ये जल्दी तभी होगा जब हम पद इस प्रकार से मानेंगे। तो देखो 4 पद मानने तो क्या है, यानी एपी के 4 पद कौन कौन से आप ऊपर ने मान लिए, एपी के 4 पद, और वो कौन कौन से हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ठीक है, और अपने को क्वेश्चन में कह रहा है कि इन चारों का जो योग है ना वो कितना दे रखा है भाई, 4 पद है, चारों का योग कितना 20 है, तो 20 को तो बांटना 4 भागों में, तो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d बराबर कितना हो गया 20। ठीक है, अब देखो इनका योग करो, ये a माइनस 3d था, 3d माइनस का 3d प्लस का कैंसिल, d माइनस डी प्लस कैंसिल, और इसीलिए हमने माने थे ये पद, नहीं तो d कैंसिल नहीं होता। ठीक है, a और a 4a हो गए, 4a बराबर 20, और यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा 5 आ गया, a का मान मिल गया 5। अब a का मान तो मिल गया, अब अपने को क्या चाहिए, दूसरा रिलेशन और चाहिए, यानी d का मान और निकालना, फिर उसके बाद अपन वो संख्या निकाल लेंगे। देखो क्या कह रहा है कि पहले और चौथे का गुणनफल, तो पहला कौन सा ये और चौथा ये है, पहला पद ये हो गया, चौथा पद ये हो गया, तो a माइनस 3d गुणा a प्लस 3d हो गया, और दूसरा और तीसरे गुणनफल a माइनस डी और a प्लस डी, इनका जो अनुपात दे रखा वो दे रखा 2:3। ठीक है, ये कितना हो गया, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म बन गई। हम जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, उसको क्या लिखते हैं अपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, ये जानते हैं अपन। ठीक है, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन गया, तो इसको क्या लिखोगे यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी से कौन है 3d, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9d स्क्वायर, बटे में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन डी स्क्वायर बराबर 2/3। अब आप कर लो तिरछा गुणा, तो देखो 3 से इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 27d स्क्वायर बराबर 2 को इससे गुणा करो 2a स्क्वायर और माइनस 2d स्क्वायर, a स्क्वायर को इस साइड ले आओ और d स्क्वायर को ले जाओ इस साइड, तो ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा इस साइड, तो ये कितना हो गया 3a स्क्वायर, और ये साइड आएगा तो माइनस का 2 स्क्वायर, यानी खाली a के स्क्वायर बच जाएगा भाई, 3a स्क्वायर है और इसको इस साइड लेके आओगे तो माइनस का होगा, तो 3 में से 2 घटाओगे तो 1 ही तो बचेगा, बराबर है इसको आगे लेके जाओगे तो ये कितना हो गया 27, माइनस का आगे जाकर के प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 5 हैं, माइनस के 2 हैं, प्लस के 27, तो प्लस के 25 बच गए, 25d स्क्वायर। अब a का मान कितना देखो, अभी निकाला अपन a का मान, ये रहा 5, तो a की जगह अगर 5 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25 बराबर 25d स्क्वायर, तो यहाँ से 25 का भाग देंगे तो यानी d स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1 आ गया, और d बराबर कितना आ गया, d बराबर आ गया प्लस माइनस 1, प्लस का 1 भी ले सकते हैं और माइनस का 1 भी अपन ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो प्लस वाला रख लो, a का मान 5 और d का मान प्लस का 1, तो देखो 5 रखेंगे तो 5 में से 3 घटाए तो 2, तो ये आ गया, यहाँ 5 में से 1 घटाओगे तो 4, सॉरी a का मान 5 रखा, और हाँ ठीक है, a 5 में से अगर 1 घटाओगे तो 4, 5 में 1 जोड़ोगे तो 6, 5 में 3 जोड़ोगे तो 8, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या वो कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी थी वो कितनी होगी 8 होगी। तो इस प्रकार का प्रश्न अगर हमसे पूछता एग्जाम में, तो हमें ये एपी और जीपी के पदों के जो हमने अभी लिखे हैं 3 पद मानने, 4 पद मानने, 5 पद मानने, तो उस पर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पर लिखे थे भी 3 पद आप इस प्रकार से माने, 4 इस प्रकार से माने, 5 इस प्रकार से माने, उस प्रकार से अगर अपन मानेंगे तो अपनी कैलकुलेशन वो छोटी होगी और क्वेश्चन वो जल्दी से सरल हो जाएगा। हालांकि अपन
जैसे AP के लिए हम ये भी मान सकते हैं A प्लस D A प्लस 2D ये भी मान सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होती है, तो बड़ी कैलकुलेशन से अपने को बचना है। ठीक है, अभी मैं कुछ AP के क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर उसके बाद में अपन GPA करेंगे। बात दोनों की कंप्लीट हो गई है, बस क्वेश्चन देख रहे हैं अपने को। देखो आगे क्वेश्चन करते हैं अपन। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन ये है अपना कि 7 से विभाजित होने वाले 3 अंकीय संख्याओं का योग क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। या 2 अंक ही पूछ सकता है, ठीक है, या ये भी कह सकता है कि 10 से लेकर के 100 यानी 10 और 100 के बीच में 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो कैसा भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ 3 अंक की बात कर रहा है, इसका मतलब 3 अंकों की बात होगी। 3 अंक कहाँ से, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या अपन जानते हैं कि सबसे छोटी संख्या तो होती है 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। तो इसके बीच में देखनी है कि 3 अंकों की संख्या के बीच में आएंगी जो 7 से विभाजित हो। तो पहली संख्या अपने को पता है कि भी 105 है ना, 105 में और भाग जाता है किसका, 7 का। तो पहली संख्या तो 105 हो गई, दूसरी 112, ठीक है। और इस प्रकार से लास्ट में कितनी आएगी, तो 999 के अंदर अगर हम 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 2 बच गए, 7 चौक 28, फिर 1 बच गया, 7 दूनी 14, ये बच गया 5, तो 5 से घटा दो, तो यानी 994 जो है ना वो क्या हो गया अपनी, 994 है वो 994 3 अंकों की लास्ट संख्या होगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जिसमें 7 का भाग जाएगा। 994, क्योंकि इससे बड़ी संख्या 995 999 तक आएंगी जिनमें 7 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें पूछा क्या प्रश्न में कि भाई 105 सबसे छोटी, तो ये हो गई 112, 119 और इस प्रकार से लास्ट में 994, इनका योग पूछा भी क्या होगा, ठीक है। अब देखो इनका योग पूछा है, तो अब आप ध्यान से देखो पहले तो कि ये AP है, तो ये एक AP बन रही है, क्यों, क्योंकि देखो सभी जगह अंतर 7 का है, समान अंतर है सभी जगह, तो AP तो बन गई। और हमें पता है कि AP अगर बन जाए तो उसके n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र अपने पास है, ठीक है। अब बात आती है दूसरी, यहाँ दिक्कत ये आती है कि इसमें पद कितने होंगे, 105 से लेकर के 994 तक कितने पद होंगे, दिक्कत ये है। तो देखो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब AP का पहला पद, सार्वंतर और अंतिम पद अगर ज्ञात हो तो हम सीधे पदों की संख्या निकाल सकते हैं कितने पद आएंगे। तो यहाँ अगर हम पदों की संख्या देखो, A अपने पास है, पहले वो लिख देते हैं 105, ठीक है। D अपने पास सार्वंतर वो 7 है, और इसका जो लास्ट पद है ना जिसको अपन TN कहते हैं वो दे रखा अपने को 994, ठीक है। अपने को एक तो n चाहिए पहले तो कि भाई पद कितने हैं वो देखना है। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जब सीधा पद निकालना हो आपको तो क्या करना है, लास्ट वाले पद में से और पहले वाला जो प्रथम पद है उसको हटा दो और सार्वंतर का दे दो भाग, और फिर जो भी आए उसमें 1 जोड़ दो। ये बताया था कल पिछली क्लास में। अब देखो इसमें से अगर आप घटाओगे ना तो ये कितने बचेंगे, 9 और 1 8, यानी 889 बच गए, और 7 + 1, और 889 में 7 का भाग दोगे तो 7 एकम 7, और 7 दूनी 14, और 7 7 49, 127 + 1 यानी कितना हो गया ये 128। तो n का मान कितना आ गया, 128 आ गया। तो पहला चीज़ तो ये हो गई अपनी कि भी n का मान निकालना तो हो गया। अब क्वेश्चन में अपने पास 2 बातें हैं कि इसी एक क्वेश्चन में 2 बात हो गई। इस प्रकार से अपने को प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकीय संख्या कितनी है। इसका मतलब कि 3 अंकीय संख्या 7 से विभाजित होने वाली तो ये है, और ये कितनी है, यानी कितने पद बनेंगे। तो ये कितने पद बनेंगे, जो n का मान निकलेगा उतने तो पद बनेंगे। इसका मतलब 128 संख्या ऐसी है अपने पास जिसमें 7 का भाग जाएगा। तो एक तो सीधा ये पूछ सकता है आपसे कि भाई 3 अंकीय संख्या कितनी होंगी, ठीक है। दूसरा इनका योग पूछा है, तो योग निकालने के लिए तो अपने पास सीधा सा फॉर्मूला है, SN = क्या होता है, n/2 और A + L, क्योंकि जब लास्ट पद दे रखा तो ये फॉर्मूला कहाँ में ले लो। अब n का मान कितना है 128,
बटे में 2 और a का मान कितना है 105 प्लस लास्ट पद कितना है 994 और 2 का भाग 2 तो आ जाएगा 6 4 64 और ये हो गया 5 4 9 9 1099। ठीक है, अब जो भी आए वो इसका आप हल करके लिख देना, जो भी आए वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इनको गुणा कर लेंगे अपन, जो भी आएगा वो लिख देंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अब एग्जाम में अपने को पूछ सकते हैं, आते हैं एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन। अब देखो और देखो एक क्वेश्चन, अब की बात पहचान करना। देखो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे, कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये तय है। यानी अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो 5,000 क्वेश्चन तो भले इजी पूछे, बाकी सभी है वो थोड़े से घूमे फिरे होते हैं और अपने को पहचान करनी होती है। देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे एक संख्या लिखी हुई है, एक श्रेणी लिखी, अब मैं इस प्रकार से पूछ रहा अपने को कि भाई 100 पदों का योग ज्ञात करना है। 1 + 4 + 6 + 5 + 11 और इस प्रकार से अपने को कह रहा है कि 100 पदों का योग ज्ञात करो। 100 पदों का योग ज्ञात करना अपने को। ठीक है ना, यहां पर दे रखा आपको 6 और आगे और संख्या आएगी। ठीक है, अब देखो दोस्तों ध्यान से, 1 4 6 5 11 6 100, ये मामला क्या है? ऐसी तो कोई श्रेणी देखी नहीं थी। एपी में वैसा नहीं था, सभी जगह अंतर समान था, और जीपी में सभी जगह अनुपात था, तो यह अनुपात भी नहीं बन रहा है, अंतर भी नहीं बन रहा है। और 100 पदों का योग पूछ लिया, तो अब 100 पद लिखें तो भी कैसे लिखें? अब देखो इसमें ध्यान से अगर हम नोटिस करें तो एक चीज नजर आ रही है अपने को, देखो ध्यान से देखना। 1 के बाद में 6 आ रहा है, 6 के बाद में 11 आ रहा है, और यहां 4 के बाद में 5 आ रहा है, 5 के बाद में 6 आ रहा है। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि आगे आने वाली संख्या वो इस प्रकार से आएंगी, 1 6 11, फिर 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16। ठीक है, और फिर उससे आगे क्या आएगी? 4 1 5 1 6, फिर उसके आगे 6 में से 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगी। तो इस प्रकार से संख्या तो अपन 100 लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान से अगर हम देखें तो देखो इस बात को मैं यूं भी तो लिख सकता हूं, 1 + 6 + 11 प्लस और 50 पद। ठीक है, और प्लस में 4 + 5 + 6 और 50 पद। ऐसे तो लिख सकते हैं कि भाई 2 श्रेणी बन गई इसमें। देखो 1 6 11, तो ये टोटल 100 पद हैं, तो 100 पद हैं तो 2 श्रेणियां बनी, दोनों में कितने कितने होंगे? 50 होंगे। ठीक है भाई, एकांतर क्रम में तो पद आ रहे हैं, पहले ये आ रहा है, फिर पहली श्रेणी का पहले, फिर दूसरी श्रेणी का पद आ गया, फिर पहली का आ गया, फिर दूसरी का आ गया, तो बराबर के पद आ रहे हैं। ठीक है, 100 पद है टोटल, तो 50 तो हो गए पहले वाले के और 50 हो गए दूसरी वाले की। ठीक है, तो देखो 1 6 11 ये तो श्रेणी, इसमें 50 पद, और 4 5 और 6 इसमें 50 पद। अब कोई दिक्कत नहीं है, इन 50 पदों का योग निकाल लो और इन 50 पदों का योग निकाल लो, और टोटल कर दोगे तो सारे का तो योग आ जाएगा। भाई 2 श्रेणियां बन रही हैं, अपन ने अलग अलग को ढूंढ लिया। ठीक है, अब इनका योग कर लेंगे, तो देखो क्या आएगा? फॉर्मूला अपना क्या है? n/2 और 2a + n-1 × d। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है। अब सीधा शॉर्ट में लिखेंगे अपन, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन करेंगे नहीं। n/2 और 2a + n-1 × d, मैंने केवल फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, अब सारी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो n का मान कितना है इसमें? 1 से लेकर कितने पद है? 50 पद है ना, तो n का मान 50 होगा इसमें। 50/2, 2 गुणा a की जगह कितना है? 1, तो 2 गया, प्लस n की जगह 50, तो 50 में से कटाया तो 49, और d का मान कितना है? देखो अंतर कितने का यहाँ? 5 का, 1 6 6 5 11, और यहाँ पर देखो n का मान इसमें भी कितना है? 50 से पता है इसमें भी, तो n का मान 50 हो गया, 50/2। 2 गुणा a का मान 4, प्लस 50 - 1 यानी कि 49, और गुणा में d का मान कितना है यहाँ? एक ही तो है, अंतर एक ही तो है। देखो 25 और ये कितना होगा? 245, और प्लस में 2
247, ठीक है। और ये कितना आएगा, 25 तो ये आ गया, 4 दूनी 8 और 49 57 ही हो गई, ठीक है। अब कर लो भाई इनको, जो भी आएगा वो देखो। वैसे 25 दोनों में कॉमन है तो 25 कॉमन ले सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं 247 और यहाँ बच गए 57, तो ये हो गया 25 और 7 दूनी 14, 0 और 304। अब 25 से गुणा करो तो 25 हो 100 और 25 या 75 और 76, 7600। तो इसके जो 100 पदों का योग आएगा वो कितना आएगा, 7600। तो इस प्रकार से दो दो एपी या दो दो जीपी भी आपको मिल सकती हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ, उसमें आपने को दे रखा है देखो एक श्रेणी दे रखी है 1 -2 -3, फिर +2 -3 -4, फिर +3 -4 -5, और इस प्रकार से इसमें भी कितने पद हैं, 100 पद है भाई। 100 पदों का योग ज्ञात करना है। देखो कितना होगा, देखो ध्यान से देखें, क्या एपी नजर आ रही है, तो एक एपी तो नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो 1 2 3, ठीक, आगे 4 आ जाएगा। इसमें -1 -3 फिर -4 -3 -4 और -5, इसका मतलब अपने को 3 एपी नजर आ रहे हैं भाई, ठीक है ना। 1 2 3 -2 -3 -4 -3 -4 और -5, इस प्रकार से। तो ऐसी संख्या कोई भी मिल सकती है आपको, ठीक है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को पूरा नहीं करूंगा, शॉर्ट आधा करके छोड़ूंगा। देखो इसमें आप यूँ लिख सकते हो, इसका योग करना ना अपने को, तो 1 +2 +3। अब इसमें कितने पद आएंगे, पहली बात तो ये है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। फिर आगे माइनस से शुरू हो रहा है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो फिर बचेगा अपने पास है 2, ये सारी माइनस क्या आएंगे फिर भाई, -2, चलो यहाँ ऐसे कर लेते हैं, प्लस लगा के लिख देते हैं, और -2 -3 -4, और इस प्रकार से आगे इसमें भी पता नहीं कितने पद आएंगे। और आगे फिर -3 शुरू हो रहे तो -3 -4 -5, और इसमें भी कितने पद आएंगे भी पता नहीं। अब पदों को देखो कितने आएंगे, देखो 3 श्रेणियां बन रही हैं, तो इसका मतलब अगर 99 पद होते ना तो 33 पद तो तीनों के हो जाते हैं, तो 99 तो ही है, 100 एक ज़्यादा है, तो तीनों के 33 तो हैं। अब ज़्यादा कौन सा होगा भाई, एक ज़्यादा होगा ना, एक श्रेणी में पद, एक यानी 3 श्रेणियां बनी हैं, तीनों में से एक में पद ज़्यादा हैं, तो जो शुरू में पहले से जो स्टार्ट हुई है उसी में तो आएगा आगे भाई। पहले जो स्टार्ट हुई वो 99 जो पद आया वो तो क्या है, किसका है, यानी 99 जो नंबर पर पद आया वो तो किसका है, तीसरी श्रेणी का है, ठीक है ना। तो लास्ट में जो 100वां पद आएगा वो क्या होगा, फिर से दोबारा पहले शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ये पहले से शुरू हुई है एक से, उसमें तो पद कितने हो गए, 34 हो गए, तो ये तो आ गए 34 पद, और बाकी दोनों में कितने कितने हैं, 33 पद और 33 पद, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें आपके पास ये श्रेणी बन गई 1 +2 +3, और इसमें कितने पद हैं, 34 पद हैं, और इसमें आप माइनस कॉमन ले लो, और ये हो गया 2 +3 +4, इस प्रकार से इसमें 33 पद होंगे, और इसमें भी माइनस कॉमन आएगा, 3 +4 +5, और प्लस में ये भी कितना आएगा, इसमें भी 33 पद होंगे, 33 पद। बस इसको सोल्व कर लो, जो भी आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं इसमें। फिर देखो एक बात आती है अपनी कि जीपी और एपी के अंदर एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि जैसे मान लीजिए कोई एपी है, ठीक है, एपी के पद दे रखे अपने को, जैसे फिर से देखो ए और बी दोनों एपी में है,
एपी में है, ठीक है ना, तो इनका जो समानांतर माध्य होगा ना, समानांतर माध्य वो क्या होगा, दोनों के योग में 2 का भाग दे दो, ठीक है। और अगर ए और बी दोनों किस में है, जीपी में है, क्वेश्चन में मिलेगा अपने को कि ये जीपी 2 पद हैं ए बी और किस में, जीपी में है, ठीक है, नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। तो उस समय अगर हमें इनका माध्य निकालना हो ना, गुणोत्तर माध्य, तो वो क्या आएगा, अंडर रूट ए बी आएगा, ठीक है ना, अंडर रूट ए बी। अब इसी में एक बात आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये अपने को याद रखनी है कि यदि अगर आपसे ये कहे कि भी x1 x2 और x3 इस प्रकार से हैं और ये xn पद तक, x1 x2 x3 और xn ये किस में है, एपी में है, सारे पद एपी में हैं, ठीक है ना, यानी कोई एक श्रेणी बनी है और x1 x2 x3 xn उसके पद हैं और टोटल n पद है। तो अगर अपने को समानांतर माध्य निकालना है, समानांतर माध्य निकालना है तो ये आएगा, इन सभी को जोड़ दो भाई, x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस xn, ठीक है, और फिर इसमें किसका भाग दे देंगे, xn और फिर भाग दे देंगे n, क्योंकि टोटल पद कितने हैं, n। इसी प्रकार से अगर आपको ये कहे कि x1 x2 x3 ये किस में है, जीपी में है, जीपी में है, तो आपको अगर गुणोत्तर माध्य निकालना है, गुणोत्तर माध्य निकालना, तो वो आएगा x1 इंटू x2 इंटू x3 और इंटू xn, सभी पदों को गुणा करके और उसका nवां मूल निकाल देना, n उसकी घात 1/n कर देना, ठीक है, तो वो गुणोत्तर माध्य हो जाएगा। तो गुणोत्तर माध्य अपन इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है, जिसको अपन ज्योमेट्रिकल मीन भी बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, जैसे गुणोत्तर माध्य पर लिख दें, समानांतर माध्य में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समानांतर माध्य में तो कितनी भी संख्या उन सभी को जोड़ो और उतने ही का भाग दे दो, अगर 5 संख्या तो 5 को जोड़ो, 5 का भाग दे दो, 10 संख्या 10 का जोड़ो, 10 का भाग दे दो। अब देखो मैं कुछ से संख्या लिख रहा हूं, इसमें गुणोत्तर माध्य के लिए कर रहा हूं, क्वेश्चन पूछा जाता है गुणोत्तर माध्य का। देखो समानांतर माध्य कम चांस है, लेकिन गुणोत्तर माध्य का क्वेश्चन पूछा जाता है। संख्या लिखी मैंने, संख्याएं 3 6 18 और 54 और एक संख्या और लिख दो 162, 4 3 12 3 6, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 12 24 और 48, 3 संख्या लिखी मैंने, 5 संख्या लिखी, 3 6 12 24 48 गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है। तो कह रहा है कि आपको जीएम निकालना, जीएम का मतलब गुणोत्तर माध्य आपको निकालना है, क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता भैया, ठीक है। तो देखो जीएम निकालना है, जीएम निकालना तो क्या करो, इन सभी को गुणा करो, जीएम कितनी भी संख्या का निकालना हो सभी को आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना, कितनी भी संख्या को जीएम निकालो, गुणोत्तर माध्य कितनी भी संख्या दे रखी, गुणोत्तर श्रेणी की कितनी भी संख्या दे रखी है, अगर उनका गुणोत्तर माध्य निकालना है तो सभी को गुणा करो और फिर उसकी घात कर दो, कितनी है, कितनी संख्या है, 5 दे रखे ना, तो 1/5 कर दो, अगर 10 होती तो 1/10 करते, 50 होती तो 1/50 करते, ठीक है। अब बात आती है इसको हल कैसे करें। तो देखो जितना हो सके इनके आप गुणनखंड कर दो, सभी अभाज्य गुणनखंड कर दो, यानी 3 गुणा 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 12 को अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 12 के हो गए। 24 को अपन कितना लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3, ये 24 हो गया। और 48 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 48 हो गया। और इसी घात 1/3, सॉरी 1/5। हालांकि प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर शॉर्ट में भी कर लोगे, लेकिन एक बार मैं बेसिक बताता हूँ इसका। अब देखो सारे गुणा में ना, तो घातांक का नियम है कि गुणा में संख्या हो, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएंगी। तो देखो 2 एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 कितना आ गया, 2 है वो 10 बार आया, तो इसका मतलब घात कर दो 10 इसकी। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 और 5, और इसकी घात कितनी होगी 1/5। टोटल घात कितनी है 1/5। अब देखो अगर अपने पास ये हो ना ए बी की घात n हो, तो हम ये लिख सकते हैं a की घात n गुणा b की घात n लिख सकते हैं। n दोनों के ऊपर घात है तो दोनों के अलग अलग घात लगा सकते हैं, घातांक का नियम है। तो देखो एक तो ये हो गया रे कि 2 की घात 10 और इसकी घात कितनी करनी है 1/5 गुणा 3 की घात 1/5, सॉरी 3 की घात 5 थी, 5 लिखी नहीं मैंने, 5 बार आया था रे 5, ठीक है। अब देखो घात के ऊपर घात हो तो घातें आपस में गुणा हो जाएंगी, तो 2 की घात कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि 10 गुणा 1/5 5 से कट जाएगा तो 5 दूनी 10 इन 2, और गुणा 5 से 5 कट जाएगा 3, कितना आ जाएगा 2 की घात 2 यानी 4 गुणा 3 4 3 12। तो इसका गुणोत्तर माध्य जो वो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा इसका 12, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक कितनी भी संख्या पूछ लें कि गुणोत्तर माध्य निकालना हो तो इस तरीके से अपन निकालेंगे। तो ये गुणोत्तर माध्य वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ये आपको करना है। मिलते हैं अगली क्लास में।